नमस्ते। नमस्ते का जवाब नमस्ते में देने की आदत होनी चाहिए। नमस्ते। आदर, सम्मान और गर्व के योग्य श्री मुकुल कनिटकर जी, प्रोफेसर बलराम पानी, प्रोफेसर श्री प्रकाश, प्रोफेसर राजेश बिनीवले, डॉक्टर विकास गुप्ता, श्री अमित दशोरा, शंकरानंद जी, प्रोफेसर पायल मागो, और आज जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री पंडित जो पहली बार आई हैं, मैं दिल्ली में भी उनका स्वागत करता हूं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से भी स्वागत करता हूं। आदरणीय राजकुमार जी भाटिया, प्रोफेसर अविनाश पांडे, प्रोफेसर जगत भूषण नड्डा जी, प्रोफेसर रजनी अभी, देवेंद्र भारती, अनूप राठौर जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, इनवाइटेड गेस्ट्स और मेरे यहाँ पर आए सभी मित्र। बहुत सबका नाम ले नहीं पाते हैं, कई बार रह भी जाता है, लिस्ट भी लंबी है और बहुत समय हुआ लेना बहुत लोगों के नाम चाहता था। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम एक तो कोविड के बाद हो रहा है तो सबको लगता है, थोड़ा उल्लास है कि अब ये थोड़ा थोड़ा अब अच्छा होने लगा है, अब मास्क लगाने की भी ज़रूरत थोड़ी कम महसूस होने लगी है। ऐसा लगता है कि आगे कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। आज हम आज़ादी का 75वीं अमृत महोत्सव जिसको हम बोल रहे हैं, 75 साल आज़ादी को हो गए हैं। आप सबको उसके लिए बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो आज मुकुल भाई ने बोलना है, मेरा बहुत बोलना बनता नहीं है, पर 10-15 मिनट में भी बोल लेता हूं। बहुत लंबा नहीं आज बोलने का बनता है मेरा, उनको सुनने के लिए सब लोग आए भी हैं। और जो ये विषय है ना, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, कल तक तो मैं व्यस्त था। रात को करीब 10-1 बजे फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर का मतलब क्या। पहले मैंने श्री प्रकाश जी को फोन किया, इन्होंने फोन उठाया नहीं मेरा। उसके बाद में मैंने फोन किया रवि टेकचंदानी जी को कि रवि जी इसका मतलब क्या है स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, क्योंकि आम आदमी तो ये समझता है स्वाधीनता और स्वतंत्रता एक ही बात है। तो मैंने कहा आप भाषा के हो और भाषा में काफी सारा काम करते हो, तो मेरे को थोड़ा सा समझाओ, तो मैं आगे कल बोलूंगा तो मेरे को आसानी हो जाएगी बोलने में। तो उन्होंने मुझे अपने तरीके से समझाया, पर उन्हें लगा कि मुझे कम समझ आया, तो उन्होंने कहा जी आप तो अमृत महोत्सव पे ही बोल देना, आप अमृत महोत्सव पे ही बोल देना, आपका काम ठीक चल जाएगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है टेकचंदानी जी कि मैं अमृत महोत्सव पे ही रहता हूं थोड़ा, लेकिन स्वाधीनता से स्वतंत्रता की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। और आज मैं सोच रहा था कि अभी जो खबर आई कि यूक्रेन के ऊपर आक्रमण हुआ, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और यूक्रेन पे आज आक्रमण हुआ, तो समझिए देश का ताकतवर होना कितना आवश्यक है। कमजोर को तो कोई भी कहीं भी कोई कारण बताकर जस्टिफाई आक्रमण कर देता है कि ये कारण है, हमने इसलिए किया। कोई नाटो का कारण बता देगा, कोई बता देगा, पर सच तो यह है कि आक्रमण हुआ। भारत के लोगों को इससे क्या सीख लेनी चाहिए कि किसी भी सूरत में देश कमजोर नहीं होना चाहिए, देश मजबूत ही होना चाहिए और हमको हर काम वही करना चाहिए जो देश को मजबूत करने की तरफ बढ़ाए। अगर किसी एक्शन से देश कमजोर होगा तो यूक्रेन बनते देर थोड़ी लगती है। पता नहीं उसका कितना कसूर था, ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और राजनीति की बात आज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी है, एक कमजोर देश तो रशिया के मुकाबले वो है ही, और आज आक्रमण हो गया उसके ऊपर। हर देश अपने अपने हिसाब से पोजीशन करेगा अपने आप को। लेकिन अभी अमृत महोत्सव जो टेकचंदानी जी ने बात कही कि 1947 में हम ब्रिटिश इंडिया से इंडिया बन गए,
ठीक बात है ना। ब्रिटिश इंडिया से इंडिया बन गए और 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खत्म हुआ और भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो गया। दो परिवर्तन हो गए इमीडिएटली। ब्रिटिश से ब्रिटिश निकल गया, इंडिया इंडिया रह गया और हम उसकी तरफ आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ आ गए। और 1952 में इलेक्शन भी हो गए और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आ गई। ये जो इंडिया इंडिया रह गया, आर्टिकल 1 तो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा आर्टिकल 1 कहता है। तो यहां से भारत शब्द और इंडिया शब्द कैसे इस्तेमाल करना है वो हम लोगों पे है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन आज जब हम 75 वर्ष की मना रहे हैं तो एक मन में प्रश्न आता है कि 47 से लेकर 2022 तक का हमारा सफर कैसा रहा। आप अब सब अपने अपने मनों से पूछो ना, ठीक रहा, अच्छा रहा या बहुत अच्छा रहा। बहुत सारा तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि खराब रहा। 75 साल में देश ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी। ये तो ठीक है कि डिबेट हो सकती है कि और भी कर सकते थे, और तो हमेशा ही कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां भी लोग कहते हैं जितना कर लो और भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि तरक्की देश में हुई नहीं। इसीलिए कभी भी मन में सोच के सोचना ठीक था, अच्छा था या बहुत अच्छा हुआ। एक खबर आई थी अखबार में, थोड़े समय पहले की बात है, 2-3 वर्ष हुए, 24 अप्रैल 2016 को अखबारों में छपी। क्या छपी कि ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी दुगनी हुई। क्या बात है, गर्व करते हैं लोग कि यार हमारी तो हिस्सेदारी जीडीपी में दुगनी हो गई। पर दुगनी का मतलब क्या? 26 अप्रैल 2016 की खबर है। क्योंकि 2001 में हमारा वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूशन था 1.43%। 1.43% था, 2.86 हो गया, आज 3 के आसपास है, 3.1 के आसपास है। तो हम सब कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स है, बड़ा अच्छा लगता है कि दुगनी हो गई, लेकिन सैंपल साइज कितना छोटा है, 1.43 से 2.86। हमारे लिए कोई बहुत खुशी की बात तो नहीं है कि दुगनी हो गई, क्योंकि ये वो देश है जिसने 1800 साल तक 36% का जीडीपी रखा। 1800 साल तक, एक आध साल नहीं रखा, 1800 साल तक रखा। और जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 31 दिसंबर 1599 को, 31 दिसंबर 1599 को बनी, तो 1600 के दिन जब ये 1 जनवरी आई, उस दिन हमारा जीडीपी था 23%। जब मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हुई देश में, उस समय भी हमारा ठीक ठाक था, 17, 18, 14% होगा। आजादी मिली तो 1% था और आज हम 2.86 या 3% के पास पास हैं। सोचिए कहीं तो कुछ गलत हो गया ना। बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, पर कहीं कुछ बहुत अच्छा भी तो नहीं हुआ जिस पर विचार हमको करना चाहिए। क्योंकि यदि यूक्रेन के साथ कुछ हुआ है, हमको उसकी चिंता भी करनी चाहिए। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि 600 बरस की इस भारत ने गुलामी देखी। अगर 75 वर्ष आजादी को हुए तो हमको उसको भूलना नहीं चाहिए। सोचना चाहिए कि ये क्यों गुलाम हम हो गए। 600 वर्ष तक 36% का जीडीपी था, सब अच्छा था। भारत पैसे वाला था, डेवलप्ड था, उसमें तो कोई डेवलपमेंट में भी कोई कमी नहीं थी, पैसे वाला भी था। लोग कहते थे कि सोने की चिड़िया है, लोग लूटने आ जाते थे। सबके लिए भारत बहुत अच्छा था। उसने किसी पे कभी आक्रमण नहीं किया, कभी किसी देश के बारे में खराब भारत ने किया हो ऐसी कोई घटना मिलती नहीं हमको। यानी संसार की सभी दृष्टियों में अच्छा था, अपने लिए भी अच्छा था, दूसरों के लिए भी अच्छा था। उसके बावजूद 600-700 बरस की गुलामी भारत ने देखी, और शिक्षा भी अच्छी थी। ऐसा थोड़ी है शिक्षा नहीं होगी तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हुआ, एक ना चीनी ट्रेवलर थे, फाइयान भारत आया था, उसने एक बड़ी अच्छी एक कहानी है उसकी। उसका क्या हुआ, वो मगध के दरबार में गया तो वहां पर एक वो लिखता है अपने उसमें ट्रेवलॉग में लिखता है कि एक केस आया हुआ था, 2 किसानों का झगड़ा था। पहला किसान कहता है कि ये मैं दूसरे किसान को मैंने खेत बेच दिया, तो अब जो है उस खेत में से बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं निकली हैं। अब इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं निकली हैं तो वो जो किसान है जिसने खरीदा वो कहता है ये मेरा राइट नहीं है इसका, क्योंकि मैंने खेत खरीदा था, उसके नीचे क्या है वो नहीं खरीदा था, ये इसका है, इसको चाहिए, इसको मिलना चाहिए। तो दूसरा किसान कहता है कि जब मैंने बेच दिया इसको तो सब कुछ बेच दिया, ऊपर का थोड़ी बेचा, नीचे वाला भी बेच दिया, तो ये इसका है, मैं इसको ले नहीं सकता। मुकदमा इस बात का चल रहा है। आज हम सोच सकते हैं ऐसा कोई मुकदमा हो सकता है? आज तो सोचेगा कि खेत भी ले लो
और वो जो निकली हैं, गोल्ड निकला है वो भी सारा ले लो। सामान्यतः ऐसे ही होता है, पर वो झगड़ा इस बात का था। जब झगड़ा सिमटा नहीं तो सजेशन दिया गया, ऐसा करते हैं इसको ट्रेजरी में जमा कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री इमीडिएटली खड़ा हो गया, कहते हैं जी हम अनअकाउंटेड मनी नहीं ले सकते, हमारा इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये है नहीं, हम नहीं ले सकते, ये दोनों किसानों में से किसी को जाना चाहिए। तो फाइयान लिखता है कि मैंने एक संसार में कई देशों में गया हूंगा, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसे लोग हो सकते हैं किसी देश में, कि झगड़ा इस बात का है कि मेरा नहीं है, ये जो मेरा नहीं है मैं उसको लूंगा नहीं, जो मेरा नहीं है उसको लूंगा नहीं। ऐसे लोगों का भारत देश रहा, ऐसे लोगों का देश रहा, कितने मॉरल वैल्यूज, और 600 वर्ष की गुलामी हो गई हमारी। ये क्या चिंता का कारण हमको नहीं होना चाहिए? और एक और बात है, भारत के लोग पहले भी बहुत अच्छा करते थे, आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर क्या भारत उतना अच्छा कर रहा है? भारत के लोग तो अच्छा ही कर रहे हैं। आज मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ देखो ना, भारत के कितने सारे लोग हैं, हम गर्व करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन क्या भारत उस प्रोपोर्शनेटली अच्छा कर रहा है? क्या प्रयास कर रहा है? धीरे धीरे चीजें बदल भी रही हैं। तो ये जो बात है, ये कम से कम विश्वविद्यालयों में इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से कहीं ना कहीं ये जुड़ती है। मैं तो कई बार बहुत सोचता हूं कि ये चंद्रगुप्त का देश था, समुद्रगुप्त का देश था, अशोक का देश था, चाणक्य का देश था, राजा दाहिर का देश था, हरि सिंह नलवा का देश था, राणा सांगा का देश था, शिवाजी का देश था, महाराणा प्रताप का देश था, कितने लोग थे, रंजीत सिंह का देश था, राम का देश था, कृष्ण का देश था, है भी। चलो था से मैं आ जाता हूं, शिव, हनुमान, अर्जुन, कर्ण, नानक, महावीर, शंकराचार्य, कबीर, आप लिस्ट बनाइए ना, सैकड़ों की लिस्ट बन जाएगी। गुरु नानक देव का देश था, गुरु गोविंद सिंह जी का देश था। इतने एक से एक वीरों की ये धरती, और उसके बाद लंबी गुलामी। 20-20 हजार लोगों ने हराया इस देश को, हमको हराया। 20-20 हजार, 40 हजार लोग आए और हरा के चले गए। तो क्या उन कारणों से हम आज बाहर आ चुके हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर कि विचार होना चाहिए 75 वर्ष की आजादी में, कि कहीं कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे साथ न बने। ताकतवर रहेंगे, देश तो हमेशा ताकतवर होना ही चाहिए। सरकार का कोई, आप पूछे, मन में पूछे, सरकार का सबसे पहला काम क्या है? किसी भी सरकार का, कोई भी सरकार कहीं रहे, उसका पहला काम क्या है? सीमाओं की सुरक्षा। उस राजा को राजा रहने का अधिकार ही नहीं है जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर हमारे पुराने राजा लोग सीमाओं की कम सुरक्षा कर पाए थे, तो उनका दायित्व बनता था कि वो सुरक्षा करें। तो हम सबको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि सीमाओं की सुरक्षा पे कोई भी संकट कभी भी आए। और जब स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर चलते हैं, तो स्वतंत्र होना अच्छी बात है। ये मैं मुकुल भाई के लिए छोड़ रहा हूं, वैसे टॉपिक में इस पे आ ही नहीं रहा, क्योंकि स्वतंत्र होना अच्छी बात है, पर स्वतंत्र सब्जेक्ट टू बहुत कुछ। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम स्वतंत्रता जो हमें चाहिए और होनी भी चाहिए, एट व्हाट कॉस्ट? इस पर हमको सोचना भी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छा वैभव का काल भी देखा, खराब भी देखा। अब अच्छा हो रहा है, 75 वर्ष हमें हो गए, जमने लगा है भारत, चमकने लगा है भारत, लोगों को लगने लगा है। अभी मैं टीवी पे भी देख रहा था कि यूक्रेन के उसने कहा कि भाई भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए, इसमें भारत ताकतवर है, कर सकता है। ये स्थिति 20-30 साल पहले तो नहीं थी, 47 से पहले तो बिल्कुल नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में हमको एक मजबूत भारत कैसे बने, क्योंकि भारत हमेशा अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, पर अच्छे लोगों का संकट क्या है कि अच्छाई होना नेसेसरी कंडीशन तो है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। और राजा अच्छा तभी हो सकता है जब वो सीमाओं की सुरक्षा करता है। न जाने ऐसे कितनी घटनाएं हैं इतिहास की जिसका उल्लेख किया जा सकता है। तो बात क्या है कि हमें सबसे पहली बात, बहुत क्विकली जा रहा हूं मैं, कि टेक्नोलॉजी के प्रति अच्छे भाव का निर्माण करना। हमारे पास वीरों की कभी भी कमी नहीं थी, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी के प्रति, साइंस के प्रति वो पेस नहीं रख पाए जो एक्सपेक्टेड था। अरे दुश्मन अगर एक तोप लेकर आया, हम पे 10 थी क्यों नहीं? हम घोड़ों और हाथियों से जब लड़ने गए तो हार गए, लेकिन क्या वीरता की कमी थी? बिल्कुल भी कमी नहीं थी देश में। टेक्नोलॉजी के प्रति अच्छा भाव एट एनी कॉस्ट। हमें इन्वेंशन करनी चाहिए, नहीं है तो किसी के साथ में कोलैबोरेट कर लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है देश के लिए। अगर कोलैबोरेट नहीं कर सकते हैं तो परचेज कर लेनी चाहिए, और अगर कोई परचेज नहीं करने देता है कोई भी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, तो हमें किसी भी तरीके से उसको हथियाना चाहिए। नो कंप्रोमाइज ऑन टेक्नोलॉजी, नो कंप्रोमाइज एट एनी कॉस्ट।
लेकिन 131 करोड़ का देश है। अगर भारत के प्रधानमंत्री भी और सब लोग बात करते हैं कि इनोवेशन होनी चाहिए, नई चीजों का निर्माण होना चाहिए। आज RFRF के साथ एक MOU हुआ। ऐसे न जाने कितना की रिसर्च आवश्यक किस लिए है कि हमको वो नौबत ही ना आए कि हमको किसी से कुछ धक्के से लेके आना पड़े, पर होना जरूर चाहिए देश के पास में। और आज तो देखो ना, यूट्यूब पे हम 22 करोड़ लोग हैं भारत में। संसार में सबसे ज्यादा यूट्यूब पे भारत के लोग हैं, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। हम 22 करोड़ हैं, 19 करोड़ अमेरिका के हैं। फेसबुक पे हम 34 करोड़ हैं, अमेरिका 20 करोड़ है। इंस्टाग्राम पे हम 14 करोड़ हैं, अमेरिका 10 करोड़ के आसपास है। व्हाट्सएप पे हम 39 करोड़ हैं, अमेरिका सिर्फ 7 करोड़ है। देखो कितने हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। लेवल 1 तो हमने ले लिया कि यूज करने में आज कोई ज्यादा दिक्कत देश को नहीं है, लेकिन क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी यहां हो नहीं रहा देश के अंदर। इसमें से कोई भी हमारा नहीं है। तो इतने बड़े देश में यदि हमको भी अमीर बनना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, नाम करना है, सब करना है, तो टेक्नोलॉजी के प्रति पहले तो अच्छा भाव, नहीं तो अदरवाइज ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, टाटा से एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे 1905 में। प्रपोजल सबमिट हुआ, वॉयसराय बोलते, हाँ वॉयसराय को प्रपोजल सबमिट हुआ, तो उसने लिखा देयर इज नो नीड टू एस्टैब्लिश ए साइंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया बिकॉज इंडियंस डू नॉट हैव साइंटिफिक टेम्पर एंड रिगर। If we produce such scientists, they will not get any jobs anywhere in India. There is no need for such university, and proposal was declined by the Viceroy. टाटा को भी समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हो गया, प्रपोजल उनका गिर गया। तो ऐसे जब प्रपोजल्स गिर जाते हैं बहुत सारे लोगों के, तो उन्होंने फिर दोबारा से कुछ कोशिश करी। खैर बाद में दूसरे जब वॉयसराय आए वो भी नहीं किया, तीसरे वाले ने किया। तो ये जिसको आज टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोलते हैं, पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था, उसको एस्टैब्लिश करने में सफलता मिली। एक इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने में इतना संघर्ष हुआ। आज तो कितने साइंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय हैं। हमें जो राष्ट्र हमसे अपेक्षा करता है उस दिशा में हमको काम करना चाहिए। आप ये देखो कि नया जो एजुकेशन सिस्टम है, पहली बार ये जो PhDs है ना, 1877 में पहली PhD आई, पहली PhD प्रोड्यूस हुई जो हमारी यूनिवर्सिटी 1857 से जो सिस्टम आया। और फर्स्ट इंजीनियरिंग की PhD 1921 में आई, और 1930 तक 2 इंजीनियरिंग की PhD थी देश में। तरक्की क्यों नहीं की हमने? बहुत तरक्की की है। आज अखबारों में है कि अपने इतिहास में 100 वर्ष के इतिहास में दिल्ली विश्वविद्यालय 800 से ज्यादा PhD प्रोड्यूस करने जा रहा है, जो आज तक नहीं करें। मैं डीन हमारे रावत साहब बैठे होंगे कहीं, वो मेहनत कर रहे हैं कि 800 से ज्यादा हम PhD प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां 2, 4, 6, 8, 10 इस देश में हुआ करते थे। तो तरक्की तो बहुत हुई है। स्वतंत्र होना है इकोनॉमी की दृष्टि से देश को। इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि $6 ट्रिलियन इकोनॉमी का मेरा लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य तो हम पालेंगे। 3 ट्रिलियन है, हम 6 भी पालेंगे, आगे भी जाना होगा। उसके लिए ग्रोथ रेट चाहिए 10% की, 10% की 20 वर्ष के लिए ग्रोथ रेट चाहिए। आएगी कहां से वो ग्रोथ रेट? किसी भी सूरत में यूनिवर्सिटीज को कोई ऐसी थ्योरी बनानी नहीं चाहिए जो ग्रोथ रेट के साथ कंप्रोमाइज होता हो। इकोनॉमिक्स के जो लोग बैठे हैं, साइंस के जो लोग बैठे हैं, उनको रिसर्च इस डायरेक्शन में करनी चाहिए कि देश में ग्रोथ रेट बढ़े कैसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम एडवाइस क्या दें? यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल हमसे पूछती है कि ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं, कोई तरीके बताओ ना। क्या हम तरीके बताने में सक्षम हैं कि ग्रोथ रेट 20 साल के लिए हमें 10%, 11% की देश में चाहिए? छोटा सा सवाल है। कॉमन सेंस से तो चलता ही है, लेकिन साइंटिफिक स्टडी और उसका बेस की आवश्यकता है। और वो कहाँ होगा? यूनिवर्सिटीज के अंदर होगा, टीचर्स स्टूडेंट्स में होगा। ये हमको देखना चाहिए। क्योंकि और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी के लिए सुरक्षा और सम्मान का भाव। अगर देश को आगे बढ़ना है, सभी के लिए सुरक्षा और सम्मान का भाव, अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सभी के लिए सुरक्षा। आजाद देश है, स्वतंत्रता की बात है, तो इसका मतलब किसी के भी मन में भय न हो। सभी के लिए सम्मान, सुरक्षा का भाव का निर्माण करना, यह सबसे बड़ा दायित्व है हम सबका। एक कवि हैं हिंदी के, उन्होंने अभी 3-4 साल पहले कविता लिखी। मैंने कल नेट पे बहुत कोशिश करी उनका नाम मिल जाए, मिला नहीं नाम मुझे उनका, पर मैं उनकी बात कहता हूं। देखो, कवि जल्दी कह देता है, समाज से पहले कई बार बात कह देता है। उन्होंने क्या कहा कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। सीता खुद रावण ललकारो, राम नहीं आने वाले। अरे कैसे? उसको ये क्यों लिखना पड़ा? कहीं कुछ देखा होगा ना उसने। हमारी बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को, दोस्तों को अगर हम सुरक्षा का भाव नहीं दे सकते हैं, उसको क्यों ये भाव आए कि उसका भाई नहीं आएगा, उसका पिता नहीं आएगा, या उसके दोस्त उसके लिए सहायता के लिए दौड़े चले क्यों नहीं आएंगे? उनको आना ही चाहिए ना, हमारा काम है ये उनको सुरक्षा सबको देना। एक दूसरे के लिए भाव का निर्माण करना,
और उस पर चर्चा करना यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसके लिए प्रीमियम देना कि हम उस भाव का निर्माण करें। नहीं तो वो कह रहा है कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले, सीता खुद रावण ललकारो राम नहीं आने वाले। क्यों भाई? हमारी बेटियां बहनें या जितने लोग हैं क्या अकेले युद्ध लड़ेंगे क्या ये? और क्यों? समाज को, देश को, हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि ऐसी कोई घटना होती है, हम सबके पे कलंक है और कसूरवार उसमें शिक्षा भी है, शिक्षा संस्थान भी है। हमको इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं यहाँ पे जितना भी लोग बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस दिशा में बहुत काम करें, क्योंकि सभी को सुरक्षा देना एक बहुत है। देश प्रेम की बात तो अच्छी होनी ही चाहिए। और जब हम गाना गा रहे थे अभी लता मंगेशकर ने गाया और प्रदीप का लिखा गीत वो सुना, तो बहुत लोगों की आंखों में आंसू आए कि हमें बड़े मन के लोग तैयार करने हैं। वो कहते हैं, उसमें यह कह रहे हैं ना कि तुम भूल ना जाओ उनको। अरे हम तो, भारत को भूलने की बहुत आदत है, थोड़ी थोड़ी देर में सो जाता है ये देश। तो वो कह रहे हैं कि तुम भूल ना जाओ इनको, इसलिए कही ये कहानी। देश को जगाए रखना बहुत जरूरी है। सो जाता है थोड़े थोड़े दिनों में, और सोए आदमी को उठाना आसान है। अगर वो सो नहीं रहा है, सिर्फ लेटा है आंख बंद करके, उसको कैसे उठाओगे? बहुत बड़ी चिंता का कारण है ये। और इस कारण से ही अपनी अपनी चिंता करने वाले देश में 75 साल में बहुत बढ़ गए और देश की चिंता करने वाले कम हो गए। ये एक बात है। और एक और बात जब होती है, हम कहते हैं कि बरगद बनने की सब बात करते हैं, लेकिन उगते वो गमलों में हैं। गमलों में बरगद नहीं उगा करते, अपने गमले तोड़ने पड़ते हैं। वो तोड़ने हैं छोटी सोच के। वो गमले किसके हैं? छोटी सोच के, दूसरों के प्रति अच्छा भाव ना रखने की सोच के, हर चीज में निगेटिविटी और क्रिटिकलिटी देखने के। आप देखते रहिए, आपके गमले और छोटे हो जाएंगे, कभी बरगद नहीं बनेंगे। बरगद वही बनता है जो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए काम करता है, निगेटिविटी नहीं देखता है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है, उस पे एक एनर्जी रहती है। ऐसे गमले हमको नहीं बनना है, बरगद नहीं पैदा होते उसके अंदर, कितना भी आप कोशिश करिए। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती आप सबने पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी भारत भारती। नहीं पढ़ी तो पढ़ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी, कितनी अच्छा उनका वो है जो भारत के लिए लिखा है और भारत के लोगों के बारे में बात की। हम सबको पढ़ना भी चाहिए। और ये 75 साल हम मना रहे हैं, तो ये भारत भारती हम सबको एक बार पढ़नी चाहिए। सस्ती सी किताब है ना? वैसे तो नेट पे भी है, डाउनलोड भी हो जाती है, कीजिएगा। और एक शेर है वाहिद अली वाहिद का, कुमार विश्वास उसको बहुत सारा गाते हैं, बार बार बोलते हैं। वो हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। वो कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं कि 75वें वर्ष में हम याद करेंगे, जब भारत 100 वर्ष पूरे करेगा, और समृद्धशाली होगा, शक्तिशाली होगा। अपने लिए नहीं, दूसरे राष्ट्रों के हित के लिए भी। हमने तो इतने साल में कभी किसी पर आक्रमण किया नहीं, ना आगे करने वाले हैं, लेकिन अपने को मजबूत बनाना इसलिए है। मजबूत आदमी की ही सब सुनते हैं। क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो खुदी विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। बहुत बहुत